हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, अभी हमने ना वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। अब हम इनकम मेथड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आज कोशिश करते हैं कि इसको थियोरेटिकली फिनिश कर दें। अगर थियोरेटिकली फिनिश हो गया बेटा, कल से न्यूमेरिकल शुरू करके कल ही न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। तो बेटा चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में बेटा हमने 19 एग्जाम्पल कर लिए थे और थियोरेटिकली भी उसको फिनिश किया है। अब बेटा जो एक टेस्ट की बात चल रही थी कि बहुत दिनों से टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट ना मैं 7 को ले रहा हूँ। ठीक है जी। और शायद 7 को ना वो टेस्ट थोड़ा बड़ा देंगे, तो उस दिन ऐसा हो सकता है बीएसटी का भी लेक्चर ना चले। वो 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट में आके आ रहा है चैप्टर 2 पूरा, जहाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़े थे। चैप्टर नंबर 3 पूरा, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं है बेटा। जीडीपी एट एमपीएन एनपीएट एफसी लिखो और हो गया काम। और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी। वैल्यू एडेड मेथड चैप्टर 3 चैप्टर 2 पूरा। ये टेस्ट होने जा रहा है आपका परसों। ठीक है। आज 4 है, परसों नहीं मतलब तरसों 7 को होगा ये टेस्ट। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैं उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। उस दिन सिर्फ अकाउंट्स का बैच चल जाएगा आपका। ठीक है जी। चलो जी, इनकम मेथड स्टार्ट करते हैं। आप सब सामने देखेंगे, बेस रेडी करते हैं इनकम मेथड का। आज थियोरेटिकली इसको खत्म कर रहे हैं, तो स्पीड बेटा बना के चलनी होगी। सबसे आसान बात करो इनकम मेथड के लिए, सबसे आसान बात बेटा, सारी फैक्टर इनकम उठाओ, सबको प्लस कर दो, इनकम मेथड खत्म। बस, इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती। बेटा फैक्टर इनकम आपकी कितनी बड़ी है? 4। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। चारों फैक्टर इनकम उठाओ, चारों का टोटल कर दो। जब आप चारों को प्लस कर दोगे तो इनकम मेथड खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है जी। बेटा वेजेस की जगह पर मैं वर्ड लिख रहा हूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेंट, रेंट की जगह पे लिख रहे हैं बेटा रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यही 4 हमने पढ़ी है बेटा फैक्टर इनकम। ठीक है जी। ये रहा वेजेस, वेजेस की जगह पे मैंने लिख दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेंट की जगह पे रेंट तो लिखा ही हुआ, मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया रॉयल्टी। इंटरेस्ट ये लिखा हुआ, प्रॉफिट ये लिखा हुआ। बेटा मैं फिफ्थ वन क्या लिख रहा हूं वो आपको पता लग जाएगा, वो इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, कुछ नया नहीं लिख रहा, इससे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। चलो जी, अब आराम से सुनते जाओ। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के ना 3 पार्ट है। पहला पार्ट है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एस एस एस। चलो जी करते हैं बात। बेटा वेजेस एंड सैलरी इन कैश पे मुझे कुछ नहीं बोलना। आप कोई एम्प्लॉयर हो, आपके यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर आपने उनको वेजेस एंड सैलरी इन कैश दी है, ऑब्वियसली वो उनकी इनकम है, इनकम मेथड में जुड़नी चाहिए। ये क्या चीज होती है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड? बेटा कि एम्प्लॉयर खर्च तो रहा है एम्प्लॉय के लिए, बट उनको इन हैंड कैश कुछ नहीं मिल रहा, खर्चा तो पूरा जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रेंट फ्री अकोमोडेशन। आप एम्प्लॉयर हो, आपने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, एक फ्लैट रहने को दे रखा है जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। भैया आप तो खर्च ही रहे हो, बस उसको इन हैंड कैश नहीं मिल रहा, इससे हम बोल सकते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। और कोई भी एग्जांपल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कार चलाने को दे रखी है। और भी कोई एग्जांपल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्कूल है और एम्प्लॉय के सारे बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देने, कोई स्कूल फी नहीं देनी आपको। तो भैया एम्प्लॉयर तो आपके लिए खर्च ही रहा है बराबर, बस आपको नगद नहीं मिल रहा, तो आपको फील हो सकता है, पर ये है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। बात समझ में आती है? बेटा फिर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एस एस एस। एस 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 मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना। न्यूमेरिकल के लिए बता देता हूं बेटा, बहुत बार लिखा आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एस एस एस, बच्चे उसको भी ऐड कराते हैं। बेटा वो उसकी बात नहीं चलती। ठीक है, सिर्फ जो एम्प्लॉयर वाला पोर्शन है सिर्फ वो देखना है। एक बात और मैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में बोल दूं,
बेटा कुछ चीजें ना जॉब करने के लिए जरूरी होती हैं, तो वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का पार्ट नहीं बनती, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का पार्ट वही चीजें बन सकती हैं जहां एम्प्लॉय की डिस्क्रिशन है जो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। जैसे कि आप फर्स्ट डे आए हो जॉब पर, आज ही एम्प्लॉयर ने कह दिया जी आपकी ये यूनिफॉर्म है, कल से यूनिफॉर्म ही पहन के आना। अब ये ना कह देना ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है, ये नहीं है बेटा। ये एम्प्लॉय की कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो पहन के ही आनी है कल से। तो ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कभी नहीं हो सकती, जो चीजें कंपलसरी है जॉब करने के लिए। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा इतनी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। फिर बेटा बात आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। मैंने बताया सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तीन चीजें आती हैं बेटा, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुटी। और तो बहुत बहुत बार इस साल में मैंने इन तीनों वर्ड पे चर्चा की है, लेकिन एक बार स्पीड पे तीनों के बारे में बोल देता हूँ। पेंशन क्या होता है बेटा? पहली बात तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में होती थी। दूसरी बात बेटा 2005 तक जिनकी जॉब ज्वाइन हो चुकी है उन्हीं को ये फैसिलिटी मिल रही है, उसके बाद ये हटा दी गई। अब किसी को कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है बेटा वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात है क्या चीज बेटा, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब आप जॉब से रिटायर हो जाते हो तो बेटा जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है लगभग उसका जस्ट हाफ आपको मिलता रहता है जब तक आप अलाइव है। मैं कहता हूँ एक इंसान 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी पर रिटायर हुआ, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 1 लाख रुपए महीना। तो जब वो रिटायर हो गया बेटा अगले महीने से उसको 50,000 रुपए महीना बैठे बिठाए मिलेगा, उसको कुछ नहीं करना। घर बैठो आराम से, 60 साल पूरे कर लिए तुमने, ठीक है जी, 50,000 रुपए महीना लेते रहो जब तक जिंदा हो। आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को मिलता है और उसके मरने के बाद लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये होती है बेटा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट, इसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है जी बेटा, एक और भी चीज सोशल सिक्योरिटी होती है वो है प्रोविडेंट फंड। अगेन रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा ये। बेटा क्या होता है प्रोविडेंट फंड? तो कई बार आपने लोगों को ऐसा कहता सुना होगा कि मेरा पैकेज है 12 लाख पर एनम, बट इन हैंड मेरे हाथ में 10 लाख रुपए आता है। भैया अगर आपका पैकेज 12 लाख रुपए है तो इन हैंड 10 लाख क्यों आता है? ये 2 लाख कहाँ चला जाता है? बेटा ये 2 लाख दो जगहों पर चला जाता है, एक तो इनकम टैक्स में और दूसरा प्रोविडेंट फंड। इंडिया में बेटा नियम ये कहता है कि जितना पैसा आप अपने प्रोविडेंट फंड में डालोगे उतना ही आपके एम्प्लॉयर को डालना पड़ेगा। मान लो बेटा, और मैक्सिमम कितना डाल सकते हो आप अपनी सैलरी का 12%। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना तो आप 12,000 रुपए महीना तक डाल सकते हो। ठीक है, मान लो आपने डिसाइड किया जी मैं तो 10,000 ही डालूंगा, मेरे खर्चे कुछ ज्यादा है करंट में तो मुझे ज्यादा पैसों की घर पे जरूरत होती है, तो मैं तो 10,000 रुपए महीना डालूंगा। आपने 10,000 रुपए महीना अपने पीएफ अकाउंट में डालना शुरू किया। पीएफ अकाउंट कुछ और नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो आपने अपने बैंक अकाउंट में समझो 10,000 रुपए डालना शुरू किया, आपके एम्प्लॉयर भी उतना ही डालेगा जितना आप डालोगे, ये नियम है। और एम्प्लॉयर ने भी 10,000 रुपए महीना डालना शुरू किया, तो 20,000 रुपए महीना आपका जुड़ना शुरू हो गया। और जितने भी साल आपकी जॉब रहेगी, मैं तो कहूँ जिंदा रहो तो 60 साल पूरी करो जॉब, तो बेटा जितना पैसा इकट्ठा होगा सब आपको मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि ये बैंक अकाउंट की तरह है तो इसमें भी ब्याज लगता चला जाता है। समझ में आती है बेटा बात? ठीक है जी, और मैं कौन सा हिस्सा जोड़ रहा हूं इस मेथड में? जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा पीएफ में, आपके वाला हिस्सा नहीं जोड़ रहे जो आपने कंट्रीब्यूट किया। समझ में आई बात? ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाए। बेटा एक और टर्म आती है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का बेटा डिक्शनरी मीनिंग होता है ऑनर, किसी को सम्मान देना। ठीक है जी, अगर बेटा लॉ ना बनता, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एक लॉ है, अगर ये लॉ ना बने और हर एक एम्प्लॉयर को ये कह दिया जाए कि जब भी आपके यहाँ से कोई ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़कर जाए आप उसको ऑनर दे दो, सम्मान दे दो, तो बेटा वो एक मोमेंटो उठा के दे दिया करेगा, सबको कहेगा जी बहुत बढ़िया आपने सर्विस की मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 25 साल, ये लो जी मेरी तरफ से सम्मान, एक गोल्ड मेडल है जी। ठीक है जी, वही जो 20 रुपए का गोल्ड मेडल आता है, डाल दिया उसके गले में, नमस्ते करी, घर भेज दिया, क्या कह देगा मैंने तो सम्मान दे दिया। बेटा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 कहता है ये जो सम्मान आपको देना है ये सम्मान भी पैसों में होना चाहिए। अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5 ईयर से ज्यादा की कंटिन्यूस सर्विसेज आपको देकर गया तो आपको उसको ग्रेचुटी की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, और इसका कैलकुलेशन का भी एक स्पेसिफाइड तरीका है। अभी आप उस चीज के लिए छोटे हो तो आपको नहीं है बेटा, इनकम टैक्स जब पढ़ोगे सब्जेक्ट वहां पर सिखाया जाता है तरीका। ठीक है जी, तो ये तीनों बेनिफिट रिटायरमेंट पे मिल जाते हैं बेटा।
आई होप मैंने बात बहुत बार बताई और अब भी क्लियर ही की। बढ़िया बेटा। उसके बाद रेंट में दो बातें। रेंट में बेटा एक्चुअल रेंट भी जोड़ देना और इम्प्यूटेड रेंट भी जोड़ देना। एक्चुअल रेंट भी जोड़ना है और इम्प्यूटेड रेंट भी जोड़ना है। बेटा एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट से क्या मतलब है? देखो, जब तक मैं पुरानी जगह पर ट्यूशन पढ़ाता था, जो मेरा रेंटेड प्रेमाइसेस था, क्या मैं एक्चुअली में लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता था? एक्चुअली में करता था। तो भैया उसके हिसाब से सोचो, उसके लिए तो वो इनकम थी। अगर वो एक्चुअल रेंटल इनकम है तो क्या इस मेथड के हिसाब से, इनकम मेथड के हिसाब से जुड़नी चाहिए आपकी इनकम में? बिल्कुल जुड़नी चाहिए। बेटा अभी फिलहाल मैं अपनी जगह पर हूं, क्या मैं रेंट पे करता हूं? नहीं करता। इस जगह का मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट निकालो और मेरी खुद की इनकम में जोड़ दो। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब कुछ और नहीं बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। अगर ये जगह मैंने किराए पे दे रखी होती या किराए पे मैंने ही ले रखी होती तो कितना रेंट मैं एक्चुअली में पे कर रहा होता, वही इनकम बना तो मेरी। समझ में आया बेटा? इंप्यूटेड रेंट और एक्चुअल रेंट। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। रॉयल्टी में मेरे पास दो तीन एग्जांपल हैं अलग अलग इंडस्ट्री के, वो दोनों तीनों एग्जांपल सुन लो, आपको बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बेटा किसी पब्लिशिंग हाउस के एंगल से बात करते हैं। मैं कहता हूं आप एक बुक पढ़ते हैं एपीसी पब्लिकेशन की, है ना? पढ़ते हैं आप सब बिजनेस स्टडीज में, एपीसी पब्लिकेशन, अलका धवन इज द ऑथर। पढ़ रहे हैं सब, मुझसे ही पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी। अब मैं कहता हूं एपीसी ने ना एक बुक पब्लिश करने की सोची, जिसको लिख कर दिया उनको अलका धवन जी ने। जी आप पब्लिशिंग हाउस है, इतना बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, मेरी बुक पब्लिश कर दो। ठीक है, और लेट्स सपोज कि उन्होंने डिसाइड किया कि पब्लिश करते हैं। एमआरपी डिसाइड हो गया कि 500 रुपी। ठीक है, और 40% कॉस्ट आई है बेटा इस बुक को प्रोड्यूस करने, मतलब 200 रुपए तो पब्लिशर को कॉस्ट आई है। ठीक है बेटा, पब्लिशर ने कहा कि 200 रुपए का तो खर्चा ही हुआ है, कुछ ना कुछ मुझे भी चाहिए, मैं क्या करूंगा भैया, मैं तो 100 रुपए चार्ज करूंगा ही करूंगा। ठीक है जी, यानी कि ये बुक मेरे पास तो निकलेगी 300 की। ठीक है, और डिसाइड हुआ कि पर बुक अलका धवन मैम भी 100 रुपीज की रॉयल्टी लेंगी। या उन्होंने किताब लिख के दिया, उनको तो कुछ देना बनता ही बनता है आपका। 100 रुपए पब्लिशर ने खुद कमाने के लिए सोचे, 100 रुपए उनको रॉयल्टी पे करनी शुरू करी और 200 रुपए की कॉस्ट आई। ठीक है जी, डिसाइड हुआ कि मार्केट में बुक 400 रुपए की चाहिए। बाकी मार्जिन हमने छोड़ दिया, जो भी मिडल मैन बैठेगा वो कमा लेगा। कंज्यूमर को एमआरपी पे जैसे मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा, या 2% या 5% जो भी डिस्काउंट देनी होगी वो खुद सोचे मिडलमैन की कितना देना, हम मिडलमैन को 400 का बेच देंगे, ऐसा डिसीजन हुआ बेटा। तो आप ये भी समझ लो, रॉयल्टी का एक एग्जांपल बुक पब्लिशिंग की दुनिया में ऐसा है, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की। हर बुक पब्लिश होने पे ऑथर को कुछ ना कुछ रॉयल्टी पक्का मिलती है। ठीक है जी, और एक से एक ऑथर बैठे हुए हैं, अगर मैं 11th-12th की बात करूँ तो डीके गोयल सर बहुत बड़ी रॉयल्टी खाते होंगे, अकाउंट्स की बुक बड़ी पॉपुलर है उनकी 11th क्लास में, 12th क्लास में। ऐसे टीएस गरेवाल सर भी बहुत अच्छी खासी रॉयल्टी लेते होंगे। समझ पा रहे होंगे आप शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर डी शर्मा, ठीक है ना, आर एस अग्रवाल, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है हमारे पास तो। ठीक है, आगे बढ़े, बात समझ में आती है? एक एग्जांपल रॉयल्टी का समझ में आया, दूसरा समझाता हूँ बेटा। ये जो फ्रेंचाइज कल्चर है ना, इसमें भी बेटा आपने कभी ना कभी रॉयल्टी की बात सुनी। बेटा मैं कहता हूँ आपने ना एक बर्गर किंग की फ्रेंचाइज ली और क्या किया, 1 CR पे कर दिए फ्रेंचाइजर को। ठीक है जी, लाइसेंसर को या फ्रेंचाइजर को 1 CR पे कर दिए। फ्रेंचाइज आ गई, इक्विपमेंट आ गए, पूरी उन्होंने जगह क्या कर दी, रेडी करके दी थी आपको। डिसाइड ये हुआ, ये 1 करोड़ रुपए तो फ्रेंचाइज फीस है सिर्फ, और इसमें जो थोड़े बहुत इक्विपमेंट है वो हम दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी प्रॉफिट बटेगा 70-30 में। यानी कि आप फ्रेंचाइजी हो जिसने फ्रेंचाइज ली है बेटा, मान लो कुछ भी कह दो सहारनपुर सिटी में, ठीक है जी, 70% आपका है प्रॉफिट का, 30% अभी भी आपको फ्रेंचाइजर को पे करना है। आपने पूछा जी 30% अभी भी पे करना है, 70 मेरे को क्यों दे रहे हो? बेटा 70 आपको ज्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि सारा मेंटेनेंस आपका है। स्टोर में बेटा कुछ भी छोटी मोटी भी टूट फूट होगी आप रिपेयर कराओगे, मशीनरी में कोई कमी आई है आप देखो, सेंट्रलाइजेशन प्लांट में कोई कमी आ गई आप रिपेयर कराओ, सबकी सैलरी जितना स्टाफ रखा है सब आप पे करो, बिजली का बिल सब आपका,
तो सारे खर्चे आपके ऊपर डाले जाते हैं। जब सारे खर्चे आपके ऊपर डाले जाते हैं तो आपको एक मेजर पोर्शन देना उनका बनता है, इसलिए वो आपको 70 देते हैं और 30 खुद देते हैं। ये जो 30% आप पे कर रहे हो ना बेटा, ये कुछ और नहीं, रॉयल्टी पे कर रहे हो, और उसके हाथ में ये इनकम है, फ्रेंचाइजर के हाथ में, उसको तो 30% मिल रहा है। अगर उसके हिसाब से देखो तो उसकी ये रॉयल्टी इनकम है। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात दिया। मेरे पास एक और भी एग्जांपल है बेटा, थोड़ी देर के बाद दूंगा, देखता हूं कितना टाइम बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रेंट में मैंने बात करी एक्चुअल और इंप्यूटेड रेंट की, रॉयल्टी में मैंने दो एग्जांपल दी थी। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट में भी बेटा वही बात कर रहा हूं जो मैंने रेंट में की थी, एक्चुअल इंटरेस्ट भी जोड़ देना, और अगर एक्चुअल नहीं है तो इंप्यूटेड भी जोड़ देना। मैं कहता हूं बेटा आपने किसी थर्ड पार्टी से ब्याज पर पैसा लिया, इंटरेस्ट पर पैसा लिया, लोन लिया काइंड ऑफ, और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब आप उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटा उसके ऊपर जितना भी ब्याज आप पे करोगे, ये आप एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है लेकिन सामने वाले के लिए तो इनकम है। उसकी इनकम उठाओ बेटा, इस मेथड के हिसाब से जोड़ दो, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी बेटा, लेकिन ध्यान रख लेना, अगर कोई लोन आपने लिया और वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं लगाया, तो बेटा वो नहीं जुड़ेगा, उसका ब्याज नहीं जुड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? आपको भी पता है बेटा, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी फर्स्ट डे से मैं बोल रहा हूँ, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ना प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। अगर आपने लोन प्रोडक्शन के लिए लिया तो उसका ब्याज ही जुड़ेगा, अगर कोई लोन पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया, वो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में नहीं लगा, तो उसकी ब्याज इस मेथड का पार्ट नहीं है। समझ में आएगा? दूसरी बात बेटा, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम तो जोड़नी है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट इनकम भी जोड़नी है। इंप्यूटेड मतलब आपने लोन लिया ही नहीं, आपके पास सारा पैसा अपना है, सारा पैसा अपना है, अपना ही पैसा उठाकर अपने ही बिजनेस में डाल दिया और उससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, तो बेटा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो और खुद ही ब्याज मान लो आपकी इनकम है, चार्ज कर लो। बेटा सेम कंसेप्ट का आप इस्तेमाल अकाउंटेंसी में भी करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कायदे से तो अपने आप को ही ब्याज दे रहे हो आप, सारी कैपिटल आपने अपनी लगा रखी और अपने आप को ही ब्याज देते हो। इसी चीज को इकोनॉमिक्स में हम इंप्यूटेड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है बोलते हैं? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोनों बातें समझ में आई, एक्चुअल इंटरेस्ट और इंप्यूटेड इंटरेस्ट। बढ़े आगे बेटा, दो बातें मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं इस मेथड के लिए। अगर गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक डेट लिया है और उस पर गवर्नमेंट ब्याज पे कर रही है, तो वो इंटरेस्ट इनकम यहां पर नहीं जुड़ेगी। ऐसा क्यों बेटा? गवर्नमेंट ने लोन लिया और गवर्नमेंट कहीं पर भी लगा सकती है, ये तो स्पेसिफाइड नहीं है किस गवर्नमेंट से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में लगाएगी। यार हमारी इकोनॉमी ना मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर सकती है पर सारा पैसा तो प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा जी पैसा है, लो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में लगा दिया, लो क्या करा, किसी को सब्सिडी ऑफर कर दी, और क्या किया जी, गरीबों में बंटवा दिया जी, किसानों को 2-2 हज़ार रुपए महीने की सब्सिडी बांटनी शुरू कर दी जी, जो प्रॉमिस की थी। भैया आप अपनी प्रोमिस को पूरा करने के लिए कोई लोन लोगे और उसकी ब्याज दोगे, तो आप ये कभी इंश्योर नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने पैसा प्रोडक्शन में ही लगाया। इसी वजह से स्पेसिफिकली कहा गया कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी पब्लिक डेट लिया है, पब्लिक से लोन लिया है, अगर जिन बच्चों को बिजनेस स्टडीज याद है तो मैं उनके लिए एक बात बोल देता हूँ बेटा, इससे टी बिल बोलते हैं हम। गवर्नमेंट लेती है ना टी बिल के थ्रू पैसा, फाइनेंशियल मार्केट अगर चैप्टर याद हो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक से कोई भी लोन उठाया है जो आरबीआई उठवा कर देता था, टी बिल इशू कराकर, और उस पर आप कोई भी ब्याज दे रहे हो, उसका ब्याज का इनकम ना मानते हुए नहीं जोड़ना इस मेथड के हिसाब से। ठीक है, ओके बात। इसके एक और बात कि अगर एक फर्म दूसरी फर्म को कोई ब्याज दे रही है तो बेटा वो भी नहीं छोड़ना। एक फर्म अगर दूसरी फर्म को कोई ब्याज दे रही है वो भी नहीं छोड़ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि अभी मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करी, मैं इसमें जोड़ूंगा रेंट एंड रॉयल्टी, इसमें जोड़ूंगा इंटरेस्ट, इसमें जोड़ूंगा प्रॉफिट और इसमें जोड़ूंगा मिक्स इनकम, तो जाकर ये मेथड खत्म होगा। अच्छा ये दिख तो रहा होगा ना कि प्रॉफिट जोड़ना है, दिख तो सबको रहा है कि मैंने अगली बात प्रॉफिट की करनी है,
अब सुनो जी, ये बात मैं प्रॉफिट से लिंक करूंगा तो अच्छा समझ में आएगी। आप एक फर्म हो जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और आपने लोन दिया है बेटा किसी पीक्यूआर लिमिटेड को, ठीक है जी। अब लोन दिया तो वहां से ब्याज तो आएगी। जब ये ब्याज आएगी, आप खुद बताओ बेटा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है कोई भी फर्म, भाई इस इंटरेस्ट इनकम को जोड़ेगी। सारी इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट में जोड़ोगे भाई इंटरेस्ट इनकम, ये जो ब्याज है। और बाद में क्या होगा बेटा, यही इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट में जुड़ जाएगी। जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट इनकम जुड़ी होगी क्या नहीं होगी? कैसे निकलता है प्रॉफिट? क्रेडिट साइड में दी गई सारी इनकम को जोड़ोगे, खर्चों को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। तो इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट इनकम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो अगर बेटा मैं थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट जोड़ने वाला हूँ, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट इनकम जुड़ चुकी है कि नहीं जुड़ चुकी? इसी वजह से बोला जा रहा है, अगर एक फर्म ने दूसरी फर्म को लोन दिया है ना बेटा, उसका ब्याज मत जोड़ना, वो यहाँ जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर बात? समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए बेटा। प्रॉफिट पे चर्चा करते हैं। ऑल्दो ये चर्चा मैंने तब करी थी जब कभी एनएफआईए की बात की थी। याद है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद है? किसके बराबर था? फीफा माइनस फिटा, ठीक है जी। और अगर फीफा माइनस फिटा ना गिवन हो तो एनएफआईए के 3 कंपोनेंट होते थे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट रिटेन अर्निंग, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वहां मैंने प्रॉफिट के 3 टुकड़े करे थे और बोला भी था कि ये बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट है। अगर बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन ना हो तो कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों का टोटल कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। बिजनेस स्टडीज में क्या करते हो, इधर देखना। सबसे पहले देते हो डिबेंचर का इंटरेस्ट, मतलब किसी भी डेट का इंटरेस्ट, यही काम होता है। दे दिया डेट का इंटरेस्ट, इधर देखना, अगर मैंने यहाँ डेट का इंटरेस्ट दे दिया तो वो तो यहाँ जुड़ गया। उसके बाद सरकार के टैक्सेस, ये रहे। उसके बाद प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड, ये रहा। उसके बाद जो रिटेन करना है करो, उसके बाद इक्विटी को डिविडेंड बांट दो। यानी कि अगर प्रॉफिट बनाना हो तो बनेगा कैसे? इंटरेस्ट तो पहले ही अलग हो चुका कंपोनेंट, इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो प्रॉफिट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ये कंसेप्ट बिजनेस स्टडीज का है वैसे मेनली। कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को जोड़ो, प्रॉफिट बन गया। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारी बात समझ में आ रही है बेटा? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कई बार पेपर में गिवन नहीं होते, इनकी जगह पे ना दूसरा नाम आता है, नाम आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि अगर मैं कहूं तो इनका मेथड ऐसे भी खत्म हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीन चीजों को जोड़ो और क्वेश्चन खत्म। लेकिन बेटा क्वेश्चन बड़ी अच्छी हरकतें करता है, आपको संभलना है पेपर में। वो क्या वो अच्छी हरकतें होती हैं बेटा? पेपर कई बार कहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस, मतलब देगा ऑपरेटिंग सरप्लस भी, देगा इंटरेस्ट प्रॉफिट भी, देगा मिक्स्ड इनकम भी, और बच्चा क्या करेगा? सभी जोड़ाएगा। भैया थोड़ा सा समझो, ऑपरेटिंग सरप्लस इन तीन चीजों के समेशन से बनता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ने की जरूरत कभी नहीं रहेगी आपके पास, ठीक है? अब बेटा मिक्स्ड इनकम क्या होता है ये भी समझ लो। देखो, अगर आप एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के खुद ही ऑनर हो तो आपकी इनकम अलग अलग कैलकुलेट नहीं होगी, आपकी इनकम सीधा मिक्स्ड इनकम में चली जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के खुद ही ऑनर हो, समझाता हूं। 4 फैक्टर सर्विसेज है हमारे पास। अगर कहूं आप एक से ज्यादा के खुद ही ऑनर हो, ठीक है? लेट्स सपोज की बात करते हैं बार्बर की, जो आपके गली मोहल्ले में बेटा सलून खोल के बैठा हुआ, ठीक है? उसने क्या किया हुआ बेटा, इधर देखो प्लीज, लैंड उसकी खुद की नहीं है, लैंड उसकी खुद की नहीं है, लेबर सारी खुद देता है बेटा, एक भी बंदा नहीं रख रखा, सारा काम अकेला करता है, लेबर सारी उसकी, कैपिटल सारी अपनी लगा रखी है, और खुद ही बेटा एंटरप्रेन्योर भी है। अब एक बात समझो, क्या वो एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज का खुद ही ओनर है? या तो 3 का ओनर है, एक साथ फैक्टर सर्विसेज का ओनर है। मैं कहता हूँ बेटा रात को उसके गले में एक्स अमाउंट बचा, 700 बचा, 800 बचा, कुछ ही सोच लो, 800 रुपए बेटा उसके गले में पैसे बचे। अब मेरे को एक बात समझाने की कोशिश करो, क्या आप अलग अलग क्लासिफाई कर पाओगे कि अगर वो एंटरप्रेन्योर था तो प्रॉफिट कितना है, कैपिटल थी तो ब्याज कितना है उसका, और लेबर दी थी उसने तो वेजेस कितनी ले? वो क्या 700 800 में अलग अलग क्लासिफाई कर पाओगे कि कितनी वेजेस और कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट होना चाहिए और कितना प्रॉफिट होना चाहिए? नहीं कर पाओगे बेटा। तो इसी वजह से बोला जा रहा है, अगर आप एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के ओनर हो ना, आप इतने अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कभी कर ही नहीं पाओगे।
आप क्या करो, अगर आप एक सारा फैक्टर सर्विस में खुद ओनर हो तो आपकी इनकम मिक्स्ड इनकम में जुड़ेगी, कहीं और नहीं जुड़ेगी। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, रिटेलर्स की इनकम हमेशा मिक्स्ड इनकम में जुड़ती है, हमेशा। या तो नाम आएगा मिक्स्ड इनकम, या आएगा इनकम ऑफ रिटेलर, या आएगा इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीन नाम आते हैं बेटा। सेल्फ एम्प्लॉयड की भी इनकम हमेशा मिक्स्ड इनकम में जुड़ती है। मेरे एंगल से सोच लो, लैंड मेरी, लेबर सर्विसेज खाली मैं नहीं देता, आकाश भाई भी देते हैं, तो लेबर सर्विसेज मेरी नहीं है, लैंड मेरी है, कैपिटल मेरी है, एंटरप्रेन्योर मैं खुद हूँ। बेटा जो मेरे को बचेगा, क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अच्छा भैया रेंट कितना होगा, कैपिटल में इंटरेस्ट कितना लेना चाहिए मुझे, और एंटरप्रेन्योर हूँ तो प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? भैया नहीं निकाल सकते कभी भी आप अलग अलग, सीधा मिक्स्ड इनकम में जोड़ो, खत्म करो कहानी। ठीक है जी। और मैं कहता हूँ एक डॉक्टर अपने रेजिडेंस पे क्लिनिक खोलकर बैठा है, बेटा लैंड उसकी खुद की है, अपने रेजिडेंस पे क्लिनिक खोलकर बैठा है, लैंड अपनी, लेबर नहीं, अकेला नहीं है, बहुत सारी लेबर और रखी हुई है, कैपिटल सारी अपनी, और एंटरप्रेन्योर भी खुद हो। भैया जो भी आपके पास बचता है ना, एक्स अमाउंट वाई अमाउंट, आप कभी उसको बायफर्गेट नहीं कर सकते इतने छोटे टुकड़ों में। आपकी इनकम मिक्स्ड इनकम नहीं जुड़ने वाली है। अभी तक सब क्लियर? बात समझ में आती है? पांचों पार्ट समझ में आ गए? ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। चलो बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा अब कई बार वही टॉपिक जो मैंने वैल्यू एडेड मेथड में भी कराया था, स्टेप्स बता दो इनकम मेथड से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचोगे। स्टेप्स टू अराइव एट नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। ठीक है जी। अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचे? बेटा आपकी मर्जी के स्टेप तो रहेंगे नहीं, हमेशा स्टेप कौन से रहेंगे, जो एनसीईआरटी चाहती है लिखवाना, जो बुक चाहती है हमसे लिखवाना। स्टेप नंबर 1, क्लासिफाई द इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। पिछली बार भी यही बात बोली थी स्टेप 1 में, अभी भी यही बात। स्टेप 2, बेटा ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री, इन्होंने जो भी फैक्टर पेमेंट बांटी है उनको 5 पार्ट में क्लासिफाई कर दो। और ये 5 पार्ट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। पांचों हेड में क्लासिफाई कर दिया। बेटा ये जो फैक्टर पेमेंट बाकी है आपने 5 हेड में क्लासिफाई कर दिया। स्टेप 3 कहता है इन सबका एडिशन कर दो फैक्टर पेमेंट का। आप जब एडिशन करोगे इट विल बिकम एनडीबीएट-एफसी। ये एनडीबीएट-एफसी ही होगा, कुछ और क्यों नहीं। और एनडीबीएट-एफसी मतलब सीधा सीधा डोमेस्टिक इनकम निकल। क्यों सीधा सीधा डोमेस्टिक इनकम निकल, ऐसा क्यों? देखो बेटा यहाँ ना मैंने किसी कैपिटल गुड्स की बात नहीं करी, जैसे वैल्यू एडेड मेथड में बात की थी, तो कोई डेप्रिसिएशन जैसी चीज नहीं है मेरे पास माइनस करने के लिए। दूसरी बात, जैसे ही मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, मतलब इनकम मेथड, वैसे ही मैंने एक बात बोली थी, सारी की सारी फैक्टर इनकम का टोटल कर दो, ये बोला था। यानी कि ट्रांसफर इनकम की कोई मैंने बात छेड़ी है? ट्रांसफर इनकम नहीं आनी ना इस मेथड में। अगर ट्रांसफर इनकम नहीं आनी तो ये हमेशा एफसी तो कैलकुलेट करेगा, कभी एमपी कैलकुलेट ही नहीं करेगा। एफसी से एमपी पे जाना हो, क्या करते हैं, एनआईटी जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एनआईटी तो जोड़ते हैं। आपको पता है आईटी हो चाहे सब्सिडी हो, दोनों के दोनों क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। एक आईटी जो सरकार की जेब में जाती है, और सब्सिडी हाउस होल्ड की जेब में जाती है, कुछ करोगे नहीं करो तो भी मिलती है, वन साइडेड ट्रांसफर है। तो अगर मैंने बोला था कि फैक्टर इनकम जोड़नी है तो हमेशा एफसी तो कैलकुलेट होगा, कभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता एनपी। ठीक है जी। दूसरी बात, इंडिया की सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम की बात चल रही है, तो कैलकुलेट क्या होगा, हमेशा एनडीबीएट-एफसी। ठीक है जी। जहां वैल्यू एडेड मेथड सीधा जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कराता था, वहां इनका मेथड एनडीबी एट एफसी कैलकुलेट कराता है। और स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज इक्विवेलेंट टू एनएनपी एट एफसी। आप एनडीबी एट एफसी तक पहुंच चुके हो पिछले स्टेप में, अगर मेरे को एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है तो एनएफआईए जोड़ दो बेटा। ठीक है। अब वो प्रिकॉशन रहती है, 2 मिनट की पेशेंस रखना, मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। सबसे पहली प्रिकॉशन, ट्रांसफर इनकम इस मेथड में नहीं जुड़ती, कहने की बात ही नहीं है, 2-3 बार बात बोल चुका हूँ, सिर्फ फैक्टर इनकम। ठीक है जी, क्योंकि ये इनकम कमाई नहीं जाती बेटे, तो मिलती है, ये तो रिसीट कंसेप्ट है, इसको कैसे जोड़ दे? ठीक है ना। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज कभी नहीं जुड़ेगा, लेकिन कमीशन ब्रोकरेज हमेशा जुड़ेगी। वैल्यू एडेड मेथड में याद है तब भी यही बात की थी।
बेटा तीसरी बात, ये बड़े काम की बात है, सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। बेटा ये मत जोड़ देना नेशनल इनकम में, लेकिन अगर इसको खरीदने बेचने के लिए कमीशन ब्रोकरेज दिए तो जोड़ देना। ऐसा क्यों? शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड क्यों नहीं जोड़ना? बेटा मैं कहता हूँ आप, मैंने शेयर खरीदे 4 लाख रुपए के और अगले दिन 4,20,000 के हुए, मैंने बेच दिए, 20,000 रुपए मेरी इनकम नहीं है, प्रॉफिट है, तो जोड़ो। ये मेथड मना कर रहा है। बेटा अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, मैंने प्रोडक्शन से कुछ कमाया। बेटा इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। ये तो पेपर क्लेम्स हैं, पेपर खरीदे थे, पेपर ही बेच दिए, अगर इससे आपने कुछ पैसा कमा दिया तो ये इनकम मेथड का पार्ट नहीं होगा। आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कुछ नहीं कमाया, ये तो पेपर खरीदे और पेपर बेच दिए, उससे कमा भी लिया, तो इनकम मेथड में आपकी इनकम नहीं है। समझ आई बात? ठीक है बेटा। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक से हो जाने वाले गेन, ये भी पार्ट नहीं होते। जैसे कि सट्टा खेल लिया, स्पेक्यूलेशन, ना से कुछ कमा लिया, इनकम मेथड में इनकम नहीं है, प्रोडक्शन से नहीं कमाया। हॉर्स रेस पे पैसा लगा दिया, आपका घोड़ा बताया हुआ जीत गया, 10 गुने हो गए, 20 गुने पैसे हो गए, कुछ नहीं। केबीसी में चले गए, कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ जीत लाए, कुछ नहीं, इनकम मेथड के हिसाब से इनकम नहीं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से पैसा कमाओगे तो इस मेथड का पार्ट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। फिफ्थ वन, इनकम आउट ऑफ पास्ट सेविंग, अगर पास्ट सेविंग से कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो भी नहीं जुड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ बेटा, डेथ ड्यूटी और गिफ्ट की बात है, ऑल्दो गिफ्ट की बात ऐसे ट्रांसफर इनकम में भी कवर हो जाती है। मैं कहता हूँ एक इंसान की जब बेटा डेथ होती है और उसको शमशान घाट में जलाया जाता है तो शमशान घाट की एक नॉमिनल सी फीस रहती है, और ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट को पैसे वही इंसान दे रहा है जो मर के गया, मतलब उसी की सेविंग में से पैसे दिए जा रहे हैं, इससे शमशान घाट की नई इनकम मत बनते। पहली बात। दूसरी बात, गिफ्ट्स। मैं कहता हूँ बेटा एक मदर फादर ने अपनी डॉटर की शादी करी और डॉरी के तौर पर उनको 10 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। भैया ये कोई बच्चे की, उस डॉटर की, उनकी डॉटर की नई इनकम मत बना देना, ठीक है ना जी। ये तो ट्रांसफर इनकम, इट इज मेयर ट्रांसफर इनकम, और वो भी अपनी पास सेविंग से ही दे रहे हूँ पैसे उसको, ठीक है ना जी। ये कोई नई इनकम नहीं बन जाएगी, उसने कमाई नहीं है, ये तो उसको रिसीट हुई है, पर मिली तो गई है। तो ये ट्रांसफर इनकम से भी बात रिजेक्ट हो जाती थी और यहाँ पर भी रिजेक्ट ही हो जाती है बात। अब देखो शुरू की 5 बातें जुड़नी नहीं है, ना ट्रांसफर इनकम, ना इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड गुड्स एंड सर्विस, ना इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ना विंडफॉल गेन, ना इनकम आउट ऑफ फास्ट सेल। सिक्स्थ वन क्या कहता है? imputed value of the services provided by the owner to its production unit, ये जोड़ देना। इम्प्यूटेड वैल्यू निकाल लो उन सर्विसेज की जो ओनर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को दे रहा है, कहता वो जोड़ देना। और ये बात मैं पहले ही जुड़वा चुका हूं, इधर देखो, मैं अगर अपने आप को ही, अपनी प्रोडक्शन यूनिट को ही लैंड ऑफर कर देता था तो क्या इम्प्यूटेड रेंट लेता था कि नहीं लेता था? अगर मैं अपनी प्रोडक्शन यूनिट में पैसा इन्वेस्ट कर देता था, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट लेता था कि नहीं लेता था? यही बात मैं अब बोल रहा हूं प्रिकॉशन में। imputed value of the services provided by the owner to its production unit, ये इनका मेथड का पार्ट हमेशा होती है। तो 6 प्रिकॉशन है जिसमें शुरू की 5 नहीं जुड़ती। कमीशन ब्रोकरेज जुड़ती है शुरू की 5, लास्ट वाली बात मैंने भी बता दी। ठीक है जी, थियोरेटिकली ये खत्म, आएंगे कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।